नमस्कार, श्रेष्ठ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलबिश। चलिए जल्दी नजर डालेंगे आज की सभी बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी के बड़कोट की, जहां पर पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा उग्र रूप ले रहा है। बड़कोट के लोगों ने पहले जल संस्थान के खिलाफ बाजार में जुलूस निकाला और फिर जल संस्थान के कार्यालय पर पहुंचकर तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। बड़कोट नगर पालिका के 7 वार्डों में महीनों से पानी की भारी किल्लत है। लोग यमुना तिलाड़ी से पंपिंग योजना के जरिए पानी संकट हमेशा के लिए खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 8 दिन से तहसील परिसर में लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन आरोप है कि ना तो जल संस्थान के अधिकारियों के कानों पर जू रेंग रही है और ना ही सरकार बड़कोट के लोगों की तकलीफ को देख और समझ पा रही है। यमुनोत्री धाम में आते तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। तीर्थयात्री आरोप लगा रहे हैं कि धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी पहुंचते ही डंडी कंडी चलाने वाले उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं। सवारियों को बैठाने को लेकर डंडी कंडी वाले हुड़दंग मचाने लगे हैं। छीना झपटी हो रही है, इससे जानकी चट्टी में भारी जाम भी लग जाता है। लोगों का आरोप है कि व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मौके पर जिला पंचायत और प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं नजर आता। मामला जब यात्रा मजिस्ट्रेट और एसडीएम मुकेश चंद्र रमोला तक पहुंचा तो उन्होंने जल्द इस मामले में एक्शन लेने का भरोसा दिया। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्री बाबा केदार के दर्शनों के दौरान बारिश और बर्फबारी में ना भीगे, इसके लिए यहां पर आस्था पथ का निर्माण किया गया है। अभी तक लगभग 500 मीटर आस्था पथ का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। आस्था पथ पर यात्रियों के लिए बैठने के लिए गर्म पानी के अलावा मेडिकल आदि की भी व्यवस्था की गई है। एलईडी स्क्रीन की सुविधा दी गई है। बारिश के दौरान भी भक्त आस्था पथ के भीतर लाइन में लग रहे हैं और आराम से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। इस बीच IIM रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा ने केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा का जायजा लिया। धामी सरकार ने जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोशिया कुटौली तहसील का नाम कैंची धाम घोषित कर दिया है। दोनों तहसीलों का नाम बदलने से दोनों जगह के लोग खुश हैं। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जोशीमठ क्षेत्र में आए थे और कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान की ज्योति की प्राप्ति हुई थी। दिव्य ज्ञान ज्योति और ज्योतेश्वर महादेव की वजह से इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा गया, लेकिन बाद में ये जोशीमठ के नाम से प्रचलित हो गया। वहीं कोशिया कुटौली तहसील में बाबा नीम करौली महाराज का समाधि स्थल है, जो कैची धाम के नाम से जाना जाता है। कैची धाम के विकास के लिए इसे मानस खंड मंदिर माला मिशन में शामिल किया गया है। चमोली जिले के जोशीमठ और नैनीताल जिले के कोशिया कुटौली तहसील के लोग पिछले कई सालों से इन दोनों स्थानों का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। आम चुनाव के कारण नाम बदलने वाला प्रस्ताव रुक गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आई केंद्र में तीसरी बार बनी मोदी सरकार ने उत्तराखंड सरकार के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब जोशीमठ और ज्योतिर्मठ और कोशिया कुटौली तहसील को कैची धाम के नाम से अब जाना जाएगा। 15 जून को नीम करौली बाबा के कैची धाम में विशाल मेला लगने वाला है। जिला प्रशासन पुलिस ने मिलकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने शटल बस और टैक्सी सेवा शुरू की है। शटल सेवा का संचालन 14 और 15 जून को हल्द्वानी और भीमताल से किया जाएगा। 350 शटल टैक्सी भवाली से कैची धाम तक चलेंगी, जबकि 50 शटल बस हल्द्वानी से कैची धाम तक बाबा नीम करौली के भक्तों को लाएंगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को हल्द्वानी से भवाली तक ले जाने के लिए कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की बसों और रोडवेज की बसों को लगाया गया है। भवाली से कैची धाम मंदिर तक निजी वाहनों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगा। इसके साथ ही श्रद्धालु केवल टैक्सी और बस शटल सेवा से ही मंदिर तक आवाजाही कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध कलियर शरीफ की दरगाह पर चादर पोशी कर दुआएं मांगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन की अगुवाई में कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलियर दरगाह साबिर पाक की खिदमत में पहुंचे और चादर पेश की। इंतजार हुसैन का कहना है कि मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश में इतिहास रचा है। मोदी की लीडरशिप में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देश में अमन और चैन के लिए दुआएं भी मांगी गई हैं। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। संभावित उम्मीदवारों के कार्यालय पर भी समर्थकों की भीड़ नजर आई। मंगलौर विधानसभा सीट पर हमेशा 2 ही परिवारों का दबदबा रहा है।
जिससे कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन तो वहीं बीएसपी से हाजी सरवत करीम अंसारी के बीच कड़ा मुकाबला होता रहा। लेकिन इस बार बीजेपी भी मंगलौर उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता करतार सिंह भड़ाना इस सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। मंगलौर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के सरवत करीम अंसारी ने जीत हासिल की थी। पिछले साल अक्टूबर में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। सरवत के बेटे उबैद दुरमान उर्फ मोंटी पिता की वजह से सहानुभूति जरूर मिल रही है। आने वाली 10 जुलाई को मंगलौर का उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर बात करें, जहां एक तरफ पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन कांग्रेस से प्रत्याशी माने जा रहे हैं और अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बसपा से बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी के द्वारा भी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। हाजी और काजी के गढ़ में अभी तक भाजपा अपना खाता आज तक नहीं खोल पाई है, लेकिन इस बार भाजपा की तरफ से भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में रहे करतार सिंह भड़ाना के द्वारा अपनी दावेदारी पेश की जा रही है और प्रबल दावेदारी पेश करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि इस बार वह मंगलौर विधानसभा सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। काली सेना के संयोजक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम परस्ती छोड़कर सबके लिए काम करने की नसीहत दी है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नायडू ने यदि मुस्लिम परस्ती की तो वो और उनका बेटा नारा लोकेश फिर कभी सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। धर्मगुरु स्वामी आनंद स्वरूप ने मोदी सरकार से भी मुस्लिम आरक्षण को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। थप्पड़ कांड को लेकर बढ़ रही अभिनेत्री से बीजेपी सांसद बनी कंगना रनौत की मुश्किलें। हरिद्वार में सम्मेलन के लिए एकजुट हुए किसान संगठनों ने कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर का समर्थन किया है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि किसान की बेटी कुलविंदर कौर के खिलाफ कोई भी नाजायज कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसानों ने कहा कि कुलविंदर के साथ किसान यूनियन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। किसानों से जुड़े अन्नदाता किसान यूनियन ने हरिद्वार में 3 दिनों का सम्मेलन बुलाया था, जिसमें किसानों की मांगों पर विचार किया गया। सरकार तक पत्र भेजा गया और साथ ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर का समर्थन किया गया। सीएम धामी ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने के प्लान की समीक्षा की और इसके लिए अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए चंपावत को मॉडल जिले के रूप में लिया जा रहा है। चंपावत ऐसा जिला है जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान, तराई, बाबर और पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में चंपावत के लिए बनाई जा रही कार्य योजना पर तेजी से काम किया जाए। धामी ने अफसरों से कहा कि विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाना है। प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात है। मंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी के शासनादेश में भी ये संशोधन के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि शासनादेश में संशोधन कर खिलाड़ियों से खाली रह गए पदों के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएं। हल्द्वानी में बिजली विभाग ने बड़ी छापेमारी करते हुए 67 लोगों को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सभी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। बिजली विभाग को खबर मिली थी कि भीषण गर्मी में बढ़ती बिजली की खपत के बीच लोग बिजली की चोरी अभी कर रहे हैं। इसके बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में सुबह करीब 6 बजे भारी पुलिस फोर्स के बीच यूपीसीएल के कर्मचारी और विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और बिजली चोरी करते हुए 67 लोगों को पकड़ा। बिजली विभाग की सुबह सुबह छापेमारी से बनभूलपुरा क्षेत्र में हड़कंप मचा। सभी लोगों ने अब मोटा जुर्माना वसूलने की तैयारी की है। 3 दिन से लापता था हल्द्वानी का एक शख्स। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस से उसे खोज निकाला, लेकिन पुलिस अब मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हुए जंगल के एक हिस्से में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। लापता शख्स का शव वहां से मिला है। मृतक की पहचान 58 साल के देवी दत्त पांडे के रूप में हुई है, जो हल्द्वानी के हिम्मतपुर मालिला इलाके के रहने वाले थे और मंगलवार दोपहर से गायब थे। परिवार ने मुखानी थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मौत के पीछे का राज क्या है। शुरुआती जांच में देवी दत्त पांडे के जहर खाने का शक भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। तो ये थी दिन भर की सारी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।